नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी देव एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हो, हम लोग उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम भर्ती परीक्षा या उत्तर प्रदेश की अन्य किसी भी भर्ती परीक्षा को ध्यान में रख करके एक टेस्ट श्रृंखला चला रहे हैं। इसके अलावा हम लोग एक रिवीजन बैच चला रहे हैं। इन सब में एक टॉपिक हम लोग आज शुरू करेंगे नया, हिंदी की प्रमुख बोली। क्योंकि हर भर्ती परीक्षा में एक टॉपिक यहाँ से आ जाता है, एक प्रश्न आ जाता है कि हिंदी की प्रमुख बोलियों से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, देखिए थोड़ा सा हिंदी की प्रमुख बोलियों तक पहुँचने से पहले हम लोग एक कोशिश ये करेंगे कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति की बात कर लेते हैं। देखो, एक इसी में प्रश्न हम बना रहे हैं, क्या? हिंदी भाषा की उत्पत्ति, यानी हिंदी भाषा की उत्पत्ति। क्या हम टारगेट कर रहे हैं? हिंदी भाषा की उत्पत्ति। जी हाँ, हिंदी भाषा की उत्पत्ति के लिए एक सामान्य सा प्रश्न बनता है। सबसे पहले तो ये हिंदी किस भाषा का शब्द है? आपसे यही पहला प्रश्न बन गया कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो आप अगर आपसे पूछा जाता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी भाई फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी किस भाषा का शब्द है दोस्तों? हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। और लिंग की दृष्टि से हिंदी कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। लिंग की दृष्टि से कैसा शब्द है? ये स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। और विकार की दृष्टि से हिंदी कैसा शब्द है? एक विशेषण शब्द है। कैसा शब्द है? विशेषण शब्द है। 3 प्रश्न आपके लिए तैयार हुए कि हिंदी कैसा शब्द है। भाषा उत्पत्ति की दृष्टि से देखेंगे तो फारसी भाषा का शब्द है, इसके अलावा स्त्रीलिंग शब्द है और विशेषण शब्द है। इसके अलावा और देखिए, हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति होती है, हिंदी भाषा का जो विकास क्रम होता है, हिंदी भाषा का विकास क्रम कुछ इस प्रकार चला। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो किस भाषा का विकास हो रहा है? संस्कृत। आप जानते होंगे सबसे पहले संस्कृत। संस्कृत से क्या बनी? पाली। पाली से प्राकृत। संस्कृत, पाली, प्राकृत, उससे क्या बनी? अपभ्रंश। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। उससे फिर उसके बाद अगला क्या है? अवहट्ट। फिर उससे क्या बनी? हिंदी। ध्यान से समझना है इसको। हिंदी भाषा के विकास का क्रम, ये टॉपिक क्या कह सकते हैं हम इसको? विकास का क्रम। हिंदी भाषा के विकास के क्रम की बात कर रहा है। हिंदी भाषा के विकास के क्रम की बात कर रहा है। तो हिंदी की जननी, प्रश्न इस ध्यान से समझना, आपसे पूछेगा कि हिंदी की जननी कौन सी। अब इससे क्या क्या प्रश्न बनेगा? जो संस्कृत भाषा है वो सभी भाषाओं की आदि जननी है। संस्कृत भाषा क्या है? सभी भाषाओं की क्या है? आदि जननी है। संस्कृत सभी भाषाओं की आदि जननी है। और संस्कृत के विकास से प्रश्न ये बनता है कि आपसे पूछता है कि हिंदी की जननी कौन सी है। पहला प्रश्न ये बना, हिंदी की जननी कौन सी है? हिंदी की जननी, हिंदी की जननी। अब आपसे पूछेगा कि हिंदी की जननी कौन सी भाषा को माना गया, तो हिंदी की जननी कौन सी भाषा है? संस्कृत। या फिर आपसे पूछेगा कि सभी भाषाओं की जननी सबसे प्राचीन भाषा कौन सी कही जाती है? तीनों प्रश्न का जवाब आपका संस्कृत है। थोड़ा सा संस्कृत के बारे में और ये पूछता है। संस्कृत के अगर हम विकास की बात देखते हैं तो संस्कृत की 2 अवस्थाएं हैं। एक होती है वैदिक संस्कृत, एक होती है लौकिक संस्कृत। क्या होती है? एक होती है वैदिक संस्कृत, एक होती है लौकिक संस्कृत। एक होती है लौकिक संस्कृत, एक होती है वैदिक संस्कृत, एक होती है लौकिक संस्कृत। जो वैदिक संस्कृत होती है इसको हम देववाणी कहते हैं, देववाणी कहते हैं। वैदिक संस्कृत को हम क्या बोलते हैं? देववाणी। और जो लौकिक संस्कृत होती है उसको हम ब्राह्मणों की भाषा बोल देते हैं, या ब्राह्मणों की संस्कृत, या पांडित्य संस्कृत, ब्राह्मणों की संस्कृति, ब्राह्मणों की संस्कृत। ध्यान दो, जो संस्कृत है, संस्कृत की 2 शाखाएं चली, एक वैदिक संस्कृत, एक लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के अंतर्गत आपकी देववाणी है और लौकिक संस्कृत के अंतर्गत ब्राह्मणों की संस्कृत। यानी जो हम परंपरागत तौर पे संस्कृत पढ़ते, सुनते, समझते हैं वो लौकिक संस्कृत है, और जो वेद लिखे गए हैं वो वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं। इसके अलावा अब आइए पाली से देखते हैं हम लोग। पाली की बात करते हैं। पाली से क्या प्रश्न बनता है? पाली से पहला प्रश्न ये बनता है कि भैया
जो पाली भाषा है वो संस्कृत से जो अगली भाषा विकसित हुई संस्कृत के प्रतिस्पर्धा में, या संस्कृत के बाद यदि किसी भाषा का संस्कृत का टूटा फूटा रूप विकसित हुआ वो पाली भाषा है। कौन सी भाषा है? पाली भाषा है। पाली भाषा से प्रश्न एक बनता है कि किस भाषा को हम बौद्धों की भाषा कहते हैं, किस भाषा को हम बौद्धों की भाषा कहते हैं। तो इससे प्रश्न क्या है? ये बौद्धों की भाषा है। बौद्धों की भाषा कौन सी भाषा है? बौद्धों की भाषा है। अच्छा, इसके अलावा एक प्रश्न और इससे खतरनाक बनता है कि पाली भाषा से एक प्रश्न और बनता है, प्रथम जन भाषा, भारत की प्रथम जन भाषा, प्रथम जन भाषा। जन भाषा से आप लोग क्या अर्थ है? जन भाषा का मतलब एक ऐसी भाषा जिसको आम व्यक्ति बोल सकता है। जैसे हम लोग साधारण व्यक्ति जिस भाषा को बोल सकें, सुन सकें, समझ सकें, जिस भाषा को आम व्यक्ति बोल सके, सुन सके और समझ सके, उसको हम क्या बोलते हैं? जन भाषा। तो भारत की प्रथम जन भाषा कौन सी है? पाली हो गई। अच्छा, अब पाली की प्रतिस्पर्धा में, पाली की प्रतिस्पर्धा में एक भाषा विकसित हुई जिसको हम क्या बोल देते हैं? प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा को हम क्या कह सकते हैं? जैनों की भाषा। जैनों की भाषा। प्राकृत भाषा को हम क्या बोलते हैं? जैनों की भाषा। और इसके लिए शब्द एक ये प्रयोग होता है कि पाली भाषा की प्रतिस्पर्धा में किस भाषा का विकास हुआ। पाली भाषा की प्रतिस्पर्धा में किस भाषा का विकास हो रहा है? तो प्राकृत भाषा का विकास हो रहा है। हाँ, थोड़ा सा एक चीज और देख लेते हैं। पाली भाषा से एक प्रश्न और बनता है, जो आपके हिंदी के प्रथम कवि हैं, हिंदी का प्रथम कवि कौन है? सरहपा है। तो आपसे प्रश्न ये पूछता है कि हिंदी का प्रथम कवि जो सरहपा है वो किस भाषा से जुड़ा है? तो ये पाली भाषा से ही जुड़े हैं। कौन? आपके सरहपा। पाली भाषा से ही जुड़े हैं आपके सरहपा। और लेकिन हिंदी की प्रथम रचना जो श्रावकाचार्य, जिसको देवसेन ने लिखा था, वो जैन भाषा से जुड़े हैं। देवसेन, देवसेन की भाषा क्या है? प्राकृत भाषा। तो हिंदी की पहली रचना जिसको हम श्रावकाचार्य कहते हैं वो किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में। और हिंदी का प्रथम कवि जो सरहपा है वो किस भाषा में का कवि है? वो बौद्धों की भाषा यानी पाली भाषा है। अच्छा, इन सब की मिली हुई भाषा, इन सब से मिली हुई। अपभ्रंश का मतलब क्या होता है? गिरी हुई, भ्रष्ट। इन सब से जो गिरी हुई भाषा थी उसको हमने क्या कह दिया? अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा यानी जिसमें संस्कृत के भी शब्द मिल जाएं, पाली के भी मिल जाएं, प्राकृत के भी मिल जाएं, उनको हम अपभ्रंश कहते हैं। अच्छा, ये अवहट्ट क्या है? अपभ्रंश की तीन अवस्थाएं चली, पूर्व अपभ्रंश, मध्य अपभ्रंश और उत्तर अपभ्रंश। इसको मिटा दें दोस्तों, तब समझाने में मजा आएगा। पूर्व अपभ्रंश, मध्य अपभ्रंश और उत्तर अपभ्रंश। मिटाने वाला कहां गया? ठीक, ठीक। पूर्व अपभ्रंश, मध्य अपभ्रंश और उत्तर अपभ्रंश। ठीक, ये इतने में समझाने की कोशिश करें। जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश है, अपभ्रंश की तीन अवस्थाएं चली। भाई कह रहा है कि पूर्व अपभ्रंश, ये मध्य अपभ्रंश हो गई, ये उत्तर अपभ्रंश हो गई। उत्तर अपभ्रंश, पूर्व अपभ्रंश, मध्य अपभ्रंश और उत्तर अपभ्रंश। जो उत्तर अपभ्रंश है यानी अपभ्रंश की जो अंतिम अवस्था है उत्तर अपभ्रंश, उसी से क्या बन गया? अवहट्ट बना। अवहट्ट अलग से कोई भाषा नहीं, वो अपभ्रंश की जो बिल्कुल अंतिम अवस्था है उसको हम क्या कह देते हैं? उत्तर अपभ्रंश को ही अवहट्ट। और अवहट्ट से जिस भाषा का विकास होता है, अवहट्ट से जिस भाषा का विकास हुआ, अवहट्ट के बाद जो भाषा बनी वो आपकी हिंदी बनी। तो आपसे ये पूछता है कि हिंदी का विकास किससे हुआ? तो अपभ्रंश से। लेकिन आपसे पूछेगा हिंदी की जननी कौन सी भाषा है? तो संस्कृत। दोनों प्रश्न को ध्यान से समझ करके आप लिख लीजिए। आपसे पूछ रहा है कि हिंदी का विकास, हिंदी का विकास, हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ? तो हिंदी के विकास के लिए आप क्या टिक मारोगे? अवहट्ट नहीं मारना है, आपको अपभ्रंश मारना है, क्योंकि अवहट्ट क्या है? अपभ्रंश ही है। हिंदी का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश से। लेकिन हिंदी की जननी कौन सी है? हिंदी की जननी, हिंदी की जननी क्या है? संस्कृत। दोनों प्रश्नों में अंतर है, ध्यान से इसको समझना।
हिंदी की जननी कौन सी भाषा है? संस्कृत। लेकिन हिंदी का विकास किससे हो रहा है? अपभ्रंश से हो रहा है। अब हम लोग आते हैं हिंदी की बात करते हैं। तो देखो हिंदी का विकास तो अपभ्रंश से हुआ। तो अपभ्रंश हम लोग समझते हैं, अपभ्रंश क्या है भाई? गिरी हुई भाषा है। तो जो अपभ्रंश है, इस अपभ्रंश की 7 अवस्था है। अपभ्रंश कितने प्रकार का है? 7 प्रकार का। अपभ्रंश की कितनी अवस्थाएं हैं? 7 अवस्थाएं। इन्हीं 7 अपभ्रंश अवस्थाओं से 5 उपभाषाएं निकली हैं। ध्यान देना, जो 7 अवस्था है, इन्हीं 7 अवस्थाओं से क्या निकली हैं? 5 उपभाषाएं निकली हैं। और उन्हीं 5 उपभाषाओं से 18 बोलियों का विकास हुआ। अब हम आपको समझा रहे हैं, अपभ्रंश की 7 अवस्थाओं की चर्चा कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए अब इसमें अपभ्रंश की कितनी अवस्थाएं हमने बताई? 7 अवस्थाओं का जिक्र किया कि अपभ्रंश की 7 अवस्थाएं। ये 7 अवस्था कौन कौन सी हैं? देखिए, नंबर 1 आपकी एक अवस्था कौन सी होगी? सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश। नंबर 2 कौन सी अवस्था हो गई? खस अपभ्रंश। नंबर 3 अवस्था आपकी कौन सी है? ब्राचड़ अपभ्रंश। 4 पे हमने किसको रख दिया? मागधी अपभ्रंश को। 5 पे हमने किसको रख दिया? महाराष्ट्रीय अपभ्रंश को। 6 पे हमने किसको रख दिया? आपकी पैसाची अपभ्रंश को। और 7 पे आपकी कौन सी आ गई? अर्धमागधी अपभ्रंश। यानी जो अपभ्रंश की 7 अवस्थाएं हैं, सौरसेनी, खस, ब्राचड़, मागधी, महाराष्ट्री, पैसाची और अर्धमागधी अपभ्रंश, ये अपभ्रंश की 7 अवस्थाएं हैं। जी हाँ दोस्तों, ये क्या है? अपभ्रंश की 7 अवस्थाओं की बात कर रहा है। इन्हीं 7 अवस्थाओं से क्या निकली है? 5 उपभाषा निकली है। 5 उपभाषाएं निकली हैं। वो 5 उपभाषा कौन कौन सी हैं? देखो, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पूर्वी हिंदी। इनके नाम के लास्ट में हिंदी हिंदी, तो यही 5 उपभाषाएं हैं। और इन्हीं 5 उपभाषाओं से 18 बोलियों का विकास हुआ। देखिए कैसे। आइए, सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत 3 प्रकार कंडीशन चलेगी। सौरसेनी अपभ्रंश कितने प्रकार की हो रही है? 3। एक को हम गुजराती कहते हैं, यहाँ पे हिंदी नहीं है, गुजराती। उसके बाद पश्चिमी हिंदी, फिर आपका है राजस्थानी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। जो पश्चिमी हिंदी है उसके 5 प्रकार होते हैं। पश्चिमी हिंदी कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। हरियाणवी है, जिसको हम बांगरू कहते हैं, ब्रजभाषा है, बुंदेली है, कौरवी और खड़ी बोली। आप देखोगे 3 शब्द बासे हैं, ब्रजभाषा, बुंदेली और बांगरू। ब्रजभाषा याद कैसे करोगे? ब्रजभाषा, बांगरू, बुंदेली, ब्रजभाषा, बांगरू, बुंदेली। उसके अलावा 2 कासे, कन्नौजी और कौरवी। ब्रजभाषा को देखो, ब्रजभाषा को हम क्या, बांगरू को हम क्या कहते हैं? हरियाणवी। हरियाणवी ब्रजभाषा, बांगरू का एक नाम मिलता है हरियाणवी। ब्रजभाषा में सर्वाधिक भक्ति काल में साहित्य लिखे गए। किस भाषा में सर्वाधिक साहित्य लिखे गए? ब्रजभाषा में। बुंदेली, बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा। कन्नौजी क्षेत्र में बोले हुए। कौरवी, कौरवी को हम क्या बोलते हैं? खड़ी बोली। ध्यान देना भैया, खड़ी बोली और कुछ नहीं है। कौरवी भाषा को हम क्या बोलते हैं? खड़ी बोली। आपसे पूछेगा कौरवी का अन्य नाम क्या है या खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है, तो कौरवी। कौरवी का पूछेगा तो खड़ी बोली, और खड़ी बोली का पूछ रहा है तो आपका कौरवी हो गया। ये आप समझ गए। फिर से ध्यान से दो। सौरसेनी अपभ्रंश 3 प्रकार की होंगी, गुजराती, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। गुजराती हिंदी में उपनाम नहीं चलेगा। पश्चिमी हिंदी 5 प्रकार की होगी। पश्चिमी हिंदी 5 प्रकार की होगी। ब्रजभाषा, बुंदेली, बांगरू, कौरवी और कन्नौजी। कौरवी को आप खड़ी बोली कहते हो और बांगरू को आप हरियाणवी कहते हो। आइए राजस्थानी। जो राजस्थानी हिंदी है ये 4 प्रकार की होती है। राजस्थानी हिंदी कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। मारवाड़ी, मारवाड़ी आपकी क्या होती है? पश्चिमी राजस्थानी होती है। मारवाड़ी को हम पश्चिमी राजस्थानी कर सकते हैं, आज जगह नहीं थी, इसको हम कह सकते हैं पश्चिमी राजस्थानी। और मालवी आपकी क्या है? दक्षिणी राजस्थानी। जयपुरी आपकी उत्तरी राजस्थानी। मेवाती आपकी पश्चिम दक्षिण पूर्वी राजस्थानी। बात समझ गया ना? ये इसकी 4 कंडीशन है, मारवाड़ी, मेवाती, है ना, उसके अलावा जयपुरी और मालवी। ये राजस्थानी हिंदी की 4 कंडीशन चलती है। फिर आते हैं हम लोग, दूसरा अवस्था है आपकी खस अपभ्रंश।
खस अपभ्रंश में आते हैं आप पहाड़ी हिंदी। एक हिंदी मिली थी पश्चिमी हिंदी, दूसरी हिंदी मिल गई राजस्थानी हिंदी और तीसरी हिंदी पहाड़ी हिंदी। अब आपसे प्रश्न क्या पूछेगा, पहले ये भी देख लो। आपसे हम प्रश्न ये बनाए कि बांगरू का विकास किस अपभ्रंश से हुआ, तो आपको क्या टिक मारना है, सौरसेनी अपभ्रंश। याद रखना दोस्तों, इसी वीडियो में इसको याद कर डालो, इसी वीडियो में इसको रट डालो। भाषा और बोली से प्रश्न, इससे इतर कुछ नहीं। इसका स्क्रीनशॉट एक रख लो, इसका स्क्रीनशॉट एक रख लो, है ना। ये स्क्रीनशॉट आपको 1 नंबर देके जाएगा। अगर बोली भाषा से प्रश्न आया तो ये 100% गारंटी है कि यहां से प्रश्न रहेगा। प्रश्न कैसे बनेगा, 2 तरीके से यहां से प्रश्न बनेगा। आपसे यह पूछा जाए कि बांगरू का विकास किस अपभ्रंश से हुआ, तो पिगल पे क्या सही होगा, सौरसेनी अपभ्रंश। और बांगरू का विकास किस हिंदी से हुआ है, तो पश्चिमी हिंदी। या फिर पूछे पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ, तो सौरसेनी अपभ्रंश। चाहे इनका कुछ भी पूछेगा, हिंदी तो ये, अपभ्रंश तो ये। ऐसे इसका भी राजस्थानी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो सौरसेनी अपभ्रंश। आगे आइए, खस अपभ्रंश। खस अपभ्रंश के अंतर्गत आपकी आती है एक पहाड़ी हिंदी। खस अपभ्रंश के अंतर्गत आपकी क्या आती है, पहाड़ी हिंदी। और ये जो पहाड़ी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी की 3 प्रकार की कंडीशन चलती है। कौन कौन सी, कुमायूं, गढ़वाली और नेपाली। आपसे पूछेगा कुमायूं का विकास किस हिंदी से हुआ है, तो कुमायूं का विकास आपका किस हिंदी से, पहाड़ी हिंदी से। और कुमायूं का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, खस अपभ्रंश से हुआ है। कुमायूं, गढ़वाली, नेपाली, पहाड़ी हिंदी और खस अपभ्रंश। आपसे पूछेगा सिंधी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, ब्राचड़ अपभ्रंश, सिंधी ब्राचड़। उसके अलावा आइए मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश की बात कर रहा है तो मागधी अपभ्रंश 4 प्रकार के होते हैं, उड़िया, बांग्ला, असमिया और बिहारी हिंदी। उड़िया, असमिया, बांग्ला और बिहारी हिंदी। एक हिंदी यहाँ पे आपको मिल गई, स्टार मैंने बना दिया। अब आपसे पूछेगा बिहारी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो मागधी अपभ्रंश। कितना आसान है आपके लिए, बिहारी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो मागधी अपभ्रंश। अगर आपसे ये पूछ लिया कि मगही, मैथिली या भोजपुरी, किसी का पूछ ले और आपसे पूछे कि भोजपुरी का विकास किस हिंदी से हुआ है, कितना बढ़िया प्रश्न। भोजपुरी का विकास किस हिंदी से हुआ है, तो बिहारी हिंदी। अगर आपसे पूछे भोजपुरी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो क्या सही है, मागधी अपभ्रंश। आप मास्टर बन गए इसके। भोजपुरी का विकास मागधी अपभ्रंश, भोजपुरी का विकास बिहारी हिंदी। आगे आइए, मराठी की बात कर लेते हैं। मराठी का विकास, मराठी हिंदी में नहीं जोड़ो, सिर्फ मराठी भाषा की बात करा, मराठी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। मराठी का विकास किसके अंतर्गत हुआ है, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। उसके अलावा पैसाची अपभ्रंश है। पैसाची अपभ्रंश में 2 हिंदी चलता है, पंजाबी और लहना। लहना और लहंदा शब्द का प्रयोग करता है। तो पंजाबी का विकास, पंजाबी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ, तो पैसाची अपभ्रंश। पंजाबी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, पैसाची अपभ्रंश। और आपसे पूछेगा लहना का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो पैसाची अपभ्रंश। इन दोनों का अपभ्रंश पूछ ही सकता है। आगे आइए अर्धमागधी अपभ्रंश में। अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत देखिए, अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी हिंदी आती है, पूर्वी हिंदी। यहाँ उड़ौआ रहा है, यहाँ भी उड़ौआ रहा, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। अर्ध पूर्व, अर्ध पूर्व, इसको देखो सबसे पूर्व, पूर्व वाले क्षेत्र में मैंने इसी वजह से लिखा भी, पूर्वी हिंदी पूर्व में मैंने लिखा है। पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ, तो अर्धमागधी अपभ्रंश से। अब पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं भैया, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अब आपसे पूछेगा अवधी का विकास किस अपभ्रंश से हो रहा है, तो अर्धमागधी अपभ्रंश। अवधी का विकास किस हिंदी से हो रहा है, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। आप इस तरह से देखेंगे तो अपभ्रंश की कितनी अवस्थाएं, 7 अपभ्रंशों से 5 उपभाषाएं निकली हैं और इन्हीं 5 उपभाषाओं से 18 बोलियों का विकास हुआ है। ध्यान देना दोस्तों, संविधान में मान्यता प्राप्त भाषा में नहीं कह रहा हूं, संविधान में मान्यता प्राप्त भाषा 22 है। आपसे क्या बात कर रहा है, हिंदी की बोलियां कितनी है, 18। ये 18 देख लो, नामकरण कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना। उसके अलावा 13 14 15 16 17 और 18।
कुछ किताबों में आपको 17 लिखा मिलेगा। बेझिझक आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। आपसे पूछेगा पेपर में हिंदी की कितनी बोलियां हैं, तो कितना टिक मारोगे? 18। हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 18। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 5। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 5। अपभ्रंश की कितनी अवस्थाएं हैं? 7। बाकी इस प्रश्न को 2 बार पढ़ो, 2 बार समझो और कोशिश करो। ये एक ऐसा टॉपिक है, 5 मिनट का काम है, इसको अच्छे से सुन लो और समझ लो। यहां से एक प्रश्न आता है भाषा और बोली से, आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। आप लोग ध्यान दीजिए, हम लोगों के चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे परिवार को बढ़ाइए। आप लोग वीडियो का बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जितना हो सके आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे लोगों तक पहुंचाएं जिनको इनकी आवश्यकता है। आप शेयर करने का भी प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।